का झोंका हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फनकार, एक ऐसे सिंगर की जिन्होंने अपने पहले ही एल्बम से 90 के दशक के बड़े बड़े सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके एल्बम की कैसी धूम थी। यानी कि उनका गाया हुआ गाने का एल्बम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा एल्बम कैसेट बिकने वाले भारतीय फिल्म इतिहास में दर्ज हुआ। तुम तो ठहरे परदेसी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक साधारण दर्जी कैसे बन बैठे इतने बड़े सिंगर, और कैसे उन्होंने अपने गानों से पूरे बॉलीवुड में हलचल मचा दी। इश्क और प्यार का मजा लीजिए। हालांकि यह उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि गानों के जुनून में उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। 90 का वो दौर था जब उनकी आवाज का जादू हर जगह छाया हुआ था। चाहे गली मोहल्ले हो, पान की दुकान हो, चाहे ऑटो हो या चौराहे, हर जगह बस उनके ही गाने गूंजा करते थे। आंखों ने किया जख्मी धोखा। यहां तक कि उनकी गाने आशिकी फिल्म के गानों से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी आवाज बॉलीवुड से गायब हो गई। एल्बमों से भी उनका नाम गायब होने लगा। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं कर। दरअसल एक गलत फैसले ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी और उसी ने उन्हें गुमनाम कर दिया। आखिर क्या है उनकी पूरी सच्चाई? कैसा रहा उनकी सिंगिंग का सफर? और अब कैसे कट रहा है उनका जीवन, जबकि उन्होंने गाने के अलावा कभी अपनी जिंदगी में कुछ और सोचा ही नहीं था। उसके सारे खत जलाए और पता रहने दिया। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो आज हम जिस फनकार सिंगर के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें आप शायद पहचान ही गए होंगे। फिर भी हम बता दें कि उनका नाम है अल्ताफ राजा। पहले तो कभी कभी गम था। तो अल्ताफ राजा का जन्म 15 अक्टूबर 1967 को नागपुर में एक कवाल के घर हुआ था। तो वहीं उनका असली नाम अल्ताफ इब्राहिम मुल्ला है। क्या आपको पहले से यह बात पता थी? कमेंट में जरूर बताइए। इस नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल जब अल्ताफ राजा सिंगिंग नहीं कर रहे थे और सिर्फ अपने असली नाम से जाने जाते थे, तो उनका पूरा नाम था अल्ताफ इब्राहिम मुल्ला। लेकिन सिंगिंग में आने से पहले उन्हें यह नाम खास नहीं लगा और उनके मन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि एक यूनिक नाम होना चाहिए। इसी दौरान उनकी मां ने उनसे कहा, तुम्हारा नाम अल्ताफ राजा होना चाहिए क्योंकि तुम मेरे राजा बेटे हो। बस यहीं से उनका नाम बन गया अल्ताफ राजा। दिलचस्प बात यह है कि उनकी मां का नाम था रानी रूपलता और इसी वजह से भी उनके नाम में राजा जोड़ दिया गया। वहीं उनके पिता का नाम था इब्राहिम इकबाल, जो कि पेशे से एक कव्वाल थे। इसी कारण शुरुआत में उनका नाम रखा गया था अल्ताफ इब्राहिम। अल्ताफ राजा की मां हिंदू थीं और पिता मुस्लिम मजहब से ताल्लुक रखते थे, लेकिन दोनों ही पेशे से कव्वाल थे और साथ में कव्वाली के शो किया करते थे। अल्ताफ की मां नागपुर से थीं और पिता मुंबई से थे। स्टेज शो के दौरान रूपलता और इब्राहिम इकबाल के बीच प्यार हुआ और दोनों ने बाद में शादी कर ली। इसके बाद अल्ताफ राजा का जन्म नागपुर में ननिहाल में हुआ। क्योंकि अल्ताफ राजा के माता पिता दोनों ही कव्वाल थे, इसीलिए उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था, अलग अलग जगह शोज करने जाने पड़ते थे। इसी कारण अल्ताफ राजा ने अपना बचपन नानी के घर नागपुर में बिताया। इसके बाद उन्होंने 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पुणे में अपनी मामा के घर रहते हुए महाराष्ट्रियन इंग्लिश स्कूल से की। इसके बाद वे अपने माता पिता के पास मुंबई के डोंगरी चले आए। ये आंखें नशीली, ये पलकें गुलाबी। वहां उनका एडमिशन एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल में हुआ, जहां कभी महान अभिनेता राज कपूर साहब ने भी पढ़ाई की थी। यानी यह साफ था कि अल्ताफ राजा के माता पिता न केवल अच्छे कव्वाल थे, बल्कि मशहूर म्यूजिक कंपनी HMV से भी जुड़े हुए थे, जिसके चलते अल्ताफ राजा को कभी भी पैसों की तकलीफ नहीं हुई। तो वहीं घर में संगीत का माहौल होने के कारण उनका ध्यान अक्सर संगीत की ओर ही चला जाता था। उनकी मां जब भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड करने जाती, तो अल्ताफ राजा भी उनके साथ जाया करते थे और यह देखा करते थे कि गाने कैसे रिकॉर्ड होते हैं। कभी कभी वे अपने पिता इब्राहिम इकबाल के साथ भी स्टेज शोज में जाते थे। इसी कारण उनका ध्यान धीरे धीरे गाने बजाने की ओर बढ़ने लगा। अल्ताफ राजा को गाने लिखने और शेर और शायरी का भी काफी शौक था।
स्कूल के दिनों से ही वे इन सब में दिलचस्पी लेने लगे थे। शायद इसी वजह से वे क्लास 9वीं में फेल हो गए और उसके बाद स्कूल छोड़ दिया। लेकिन उनकी माँ ने कहा कि अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, कम से कम 10वीं क्लास पास कर लो और एक सर्टिफिकेट ले लो। माँ के दबाव में आकर अल्ताफ राजा ने फिर से पढ़ाई की कोशिश की और प्राइवेट क्लासेस में दाखिला लिया। यानी मुंबई के चौपाटी में स्थित भोला क्लासेस से उन्होंने SSSC का एग्जाम दिया, लेकिन इसमें भी वे असफल ही रहे। इसके बाद अल्ताफ राजा ने दोबारा पढ़ाई करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं और हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़ दी। फिर लगभग 2 साल तक उन्होंने अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती की और आवारागर्दी में समय बिताया। सिगरेट पीना, फिल्में देखना और दोस्तों के साथ घूमना ही उनकी दिनचर्या बन गई थी। यह सब देखकर उनकी माँ रानी रूपलता ने उन्हें समझाते हुए कहा, जब तक मैं और तेरे पिताजी जिंदा हैं तब तक तुम्हें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या होगा यह तुम्हें अभी सोचना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम कोई हुनर सीखो और कुछ काम धंधा करो, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें किसी न किसी काम में लगना ही होगा। ओ मेरे साथिया, माँ की बात सुनकर अल्ताफ राजा को भी एहसास हुआ कि उनकी बात बिल्कुल सही है। इसी सोच के चलते उन्होंने टेलरिंग, सिलाई कढ़ाई का काम सीखने का इरादा बना लिया। इसके बाद उन्होंने दादर में स्थित दादर कमर्शियल टेलरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लगभग 1.5 साल तक अल्ताफ राजा ने टेलरिंग की ट्रेनिंग ली और आगे चलकर टेलर का हम वो दीवाने हैं जो ताजा हवा लेते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। कुछ ऐसा ही अजूबा अल्ताफ राजा के साथ भी हुआ। एक दिन जब अल्ताफ राजा कॉलेज से घर लौटे तो घर में टीवी चल रहा था। उस समय फिल्म रात और दिन का गाना दिल की गिरह खोल 2 बज रहा था। यह गीत सुनकर अल्ताफ राजा को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उन्हें कह रहा हो कि गाने को अपनी जिंदगी का साथी बना लो। इस गीत से वे इतने प्रभावित हुए कि लंबे समय तक सिर्फ इसी गाने को बार बार कैसेट में सुनते रहे। इसके बाद अल्ताफ राजा का मन संगीतकार, म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर बनने की ओर आकर्षित हो गया। जब उन्होंने अपनी मां से इस बारे में बताया तो उनकी मां ने भी सहमति जताई, लेकिन साथ ही कहा कि इसके लिए उन्हें पहले हारमोनियम सीखना होगा। इसके बाद अल्ताफ राजा ने हारमोनियम सीखने के लिए मुंबई के चौपाटी स्थित भारतीय विद्या भवन में दाखिला ले लिया। यहीं से उन्होंने हारमोनियम की ट्रेनिंग शुरू की और बीच बीच में जब भी मौका मिलता अपनी मां के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी जाया करते थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर अल्ताफ राजा जो म्यूजिक कंपोजर बनना चाहते थे, वह सिंगर कैसे बन गए? गम जुदाई का यूं तो हुआ यूं कि एक दिन अल्ताफ राजा अपनी मां के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो चले गए, जहां उन्हें कोरस के तौर पर अपनी मां के गाने में गाना था। जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो वहां अल्ताफ राजा के अलावा और भी कई लड़के थे, लेकिन सबसे दमदार आवाज अल्ताफ राजा की ही थी। जब भी अल्ताफ राजा कोरस गाते, उस दौरान रिकॉर्डिस्ट उन्हें बार बार पीछे हटने के लिए कहते। यह बात अल्ताफ राजा की समझ में नहीं आ रही थी कि रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें पीछे क्यों किया जा रहा है। बाद में अल्ताफ राजा और उनकी मां को यह मालूम पड़ा कि अल्ताफ की आवाज का रेंज बहुत ज्यादा है। यह सुनकर उनकी मां बहुत खुश हुई और उन्होंने अल्ताफ से कहा, अल्ताफ, अब तू सिंगर बनने की तैयारी कर, तेरे अंदर सिंगर बनने वाली बात है। फिर क्या था, मां की बात मानकर अल्ताफ राजा ने हारमोनियम के साथ साथ गाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। सप्ताह में 2 दिन वे अपने म्यूजिक टीचर पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले से क्लास लेने के लिए डोंगरी से लोखंडवाला जाया करते थे। जब अल्ताफ राजा ने पंडित गोविंद प्रसाद से संगीत की अच्छी जानकारी हासिल कर ली तो उन्हें लगने लगा कि अब दर्शकों के सामने अपना हुनर दिखाने का समय आ चुका है। साल 1988 से उन्होंने अपने पिता इब्राहिम इकबाल के साथ स्टेज शो करना शुरू कर दिया। दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं। अब तक अल्ताफ राजा की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। धीरे धीरे उनका नाम होने लगा और उन्होंने पिता का साथ छोड़कर अकेले स्टेज शो करना शुरू कर दिया। असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था इनका। कई बार तो उन्हें अपने म्यूजिशियन साथियों के साथ ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करना पड़ता था। एक इंटरव्यू में अल्ताफ राजा ने बताया था कि एक बार उन्होंने ऐसे स्टेज शो में गाना गाया जहां 2 ट्रक पीछे खड़े कर दिए गए और आगे चौकी पर बैठाकर उनसे गवाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने मोहल्लों की तंग गलियों में भी स्टेज शोज किए।
इन्हीं अनुभवों के बाद अल्ताफ राजा को लगा कि क्यों न एल्बम की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई जाए। इसी दौरान वे वीनस म्यूजिक कंपनी से जुड़े और पुराने पुराने ट्रैक्स पर पैरोडी गाने गाने लगे। इसमें उनकी मां का भी योगदान था, क्योंकि वे पहले से वीनस म्यूजिक कंपनी से जुड़ी हुई थीं। इसके बाद अल्ताफ राजा ने अपनी मां से कहा कि उन्हें अपना खुद का एल्बम रिलीज करना है। वीनस म्यूजिक कंपनी के उर्दू विभाग को संभालने वाले मोहम्मद शफी नियाजी, जो अल्ताफ के माता पिता के अच्छे परिचित थे और खुद भी कव्वाल थे, अक्सर अल्ताफ राजा के घर आते जाते रहते थे। इसी पहचान की वजह से अल्ताफ राजा का पहला एल्बम सजदा रब को कर ले वर्ष 1993 में वीनस म्यूजिक कंपनी ने रिलीज किया। हालांकि यह एल्बम सफल नहीं हो पाया और इसके बाद अल्ताफ राजा फिर से अपने स्टेज शो की दुनिया में लौट गए। एक बार फिर अल्ताफ राजा की मां ने वीनस म्यूजिक कंपनी के अपने जानकारों सफी से कहा कि मेरा बेटा अल्ताफ स्टेज शो के दौरान कुछ गाने गाता है जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, क्यों ना आप उन गानों का एक एल्बम तैयार कर दें। इसके बाद वीनस म्यूजिक कंपनी वाले मान गए और अल्ताफ राजा के गाने सुने। उनमें से कुछ गाने सेलेक्ट भी कर लिए गए, लेकिन जब अल्ताफ राजा की सिंगिंग को वीनस म्यूजिक कंपनी वालों ने सुना तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनकी सिंगिंग उनके उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। हालांकि बाद में अल्ताफ राजा को किसी तरह इस बार एल्बम यारो मैंने पंगा ले लिया में गाने का मौका मिल गया। इस एल्बम का नाम भी तय हो चुका था, क्योंकि इसमें एक गाना था यारो मैंने पंगा ले लिया। ओ यारो मैंने पंगा ले लिया, जो म्यूजिक टीम को पसंद आया था और इसी गाने के टाइटल पर एल्बम का नाम रखा गया था। लेकिन अभी तक अल्ताफ राजा ने अपना वह गाना नहीं सुनाया था जिसका टाइटल था तुम तो ठहरे परदेसी। जब उनकी मां ने पूछा, तेरे बाकी गाने तो सिलेक्ट हो गए, लेकिन तुम तो ठहरे परदेसी का क्या हुआ, तो अल्ताफ राजा ने कहा, यह गाना तो मैं पहले ही कई जगह गा चुका हूं, यहां तक कि जी टीवी के प्रोग्राम में भी गा चुका हूं। अब इसे कौन सुनेगा, सब पहले ही सुन चुके हैं। मां ने कहा, बेटा दुनिया बहुत बड़ी है, जरूरी नहीं कि सभी लोगों ने तेरे गाने सुने ही हों। मां की बात मानकर अल्ताफ राजा ने कंपनी वालों को तुम तो ठहरे परदेसी गाना सुनाया। यह गाना सबको बहुत पसंद आया और फिर इसे एल्बम में शामिल कर लिया गया और बाद में एल्बम का नाम तुम तो ठहरे परदेसी रखा गया। हालांकि एल्बम रिलीज हो गई थी, लेकिन उस समय आज की तरह सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे। इसी वजह से एल्बम को हिट होने में समय लग गया। दरअसल तुम तो ठहरे परदेसी गाने को कई बार लाइव गाने के बाद ही एल्बम में शामिल किया गया था। अगर यही दौर आज का होता तो गाना यूट्यूब पर रिलीज होते ही कॉपीराइट की दिक्कत आ जाती, लेकिन उस समय ऐसी समस्या नहीं थी। खैर, एल्बम तो रिलीज हो चुकी थी, लेकिन नए सिंगर होने के कारण शुरू में कोई भी एल्बम खरीदना नहीं चाहता था। बाद में म्यूजिक कंपनी वालों ने तुम तो ठहरे परदेसी का एक छोटा सा प्रोमो बनाकर उसका प्रचार करना शुरू किया। तो वहीं अल्ताफ राजा भी जहां कहीं भी शो करने जाते तो अपने एल्बम तुम तो ठहरे परदेसी की कैसेट साथ लेकर जाते और उसके ही गाने गाते थे, जिसके कारण उनके कैसेट भी बिक जाते थे। धीरे धीरे इस एल्बम के गानों ने इतनी रफ्तार पकड़ी कि दुकानों में कैसेट की कमी होने लगी और इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। यह एल्बम उस दौर में हर जगह छा गया। अगर आज की भाषा में कहें तो पूरी तरह वायरल हो गया था। इस एल्बम की कैसेट इतनी ज्यादा बिकी कि भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने का रिकॉर्ड यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। उस समय कुमार सानू, उदित नारायण, विनोद राठौड़ और सोनू निगम जैसे बड़े गायक मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद अल्ताफ राजा का एल्बम तुम तो ठहरे परदेसी साल 1996 में सबसे ज्यादा सुना गया। हालांकि अल्ताफ राजा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यह एल्बम 1996 में रिलीज हुई थी, लेकिन कुछ जगहों पर इसके रिलीज का साल 1997 बताया जाता है। इसके बाद अल्ताफ राजा एक बड़ा नाम बन चुके थे, एक बड़े स्टार गायक के रूप में उभर चुके थे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्हें सीधे बॉलीवुड में मौका मिल गया। साल 1997 में रिलीज हुई मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ की फिल्म शपथ में अल्ताफ राजा को गाने के साथ साथ डांस करने का भी मौका मिला। इसमें अल्ताफ राजा अपने लिए खुद गा रहे थे, जबकि मिथुन के लिए सोनू निगम और जैकी श्रॉफ के लिए विनोद राठौड़ ने आवाज दी थी।
ये गाना खासकर अल्ताफ राजा की आवाज में सुपरहिट साबित हुआ। इस गाने के बाद अल्ताफ राजा बॉलीवुड के अन्य प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की नजर में भी आ गए। शपथ फिल्म का गाना काफी मशहूर हुआ, जिसके बाद मिथुन की कई फिल्मों में अल्ताफ राजा ने खुद गाया और खुद ही उस पर डांस भी किया। जैसे कि 1998 में आई फिल्म यमराज में उन्होंने गाना गाया और डांस भी किया। हम हैं ऐसे चोर जो दिल का चैन चुरा लेते हैं। फिल्म चांडाल में भी यही हुआ, गाना गाया और खुद ही डांस किया। कर लो प्यार कर लो प्यार कर लो प्यार कर लो। फिर फिल्म मर्द में भी अल्ताफ राजा ने गाया और डांस किया। मजा अगर लेना है यारो मारो प्यार की चुस्की पी लो। तो वहीं 1998 में ही आई फिल्म तिरछी टोपी वाले में भी अल्ताफ राजा के गाने सुनने को मिले। इसी साल गोविंदा की फिल्म परदेसी बाबू में भी उन्होंने कई गायकों के साथ मिलकर गाने गाए। जावे सजना मैं नहीं करना तेरा एतबार। हालांकि शपथ, चांडाल, यमराज और मर्द तिरछी टोपी वाले जैसी फिल्मों में गाने के बाद बॉलीवुड में यह डिमांड होने लगी कि अल्ताफ राजा न सिर्फ गाएं बल्कि फिल्मों में डांस भी करें। खासतौर पर यह मांग फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की ओर से आती थी। मिथुन की फिल्मों में जितने भी गाने अल्ताफ राजा ने गाए और उन पर डांस किया, वे सभी हिट साबित हुए। इसी वजह से उनकी यह पहचान बनने लगी कि वे गायक होने के साथ साथ डांस भी करते हैं। लेकिन यह बात अल्ताफ राजा को पसंद नहीं आई। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से साफ कह दिया कि वह एक सिंगर हैं, अभिनेता नहीं। वह गाने गाएंगे लेकिन डांस या एक्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यह उनका काम नहीं है। यही कारण था कि धीरे धीरे बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनसे दूरी बनाने लगे। हालांकि जो डायरेक्टर्स उनकी इस बात से सहमत हुए, उनकी फिल्मों में बाद में अल्ताफ राजा ने गाने जरूर गाए। तुमसे कितना प्यार है दिल। तो वहीं अल्ताफ राजा मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे, गुलाम अली और मेहदी हसन जैसे बड़े बड़े दिग्गज गायकों के गीत सुना करते थे और उन्हें अपना आदर्श भी मानते थे। तो वहीं तुम तो ठहरे परदेसी हिट होने के बाद विनस म्यूजिक कंपनी ने उनसे कई एल्बमों के गाने गवाए, जैसे मुझे अपना बना लो, आज की रात न जा परदेसी, दो दिल हारे, दिल के टुकड़े हजार हुए, साथ ही दिल का हाल सुने दिलवाला आदि। इन एल्बमों में अल्ताफ राजा ने न सिर्फ गाया बल्कि कई एल्बम का संगीत भी खुद दिया, यानी वह सिंगर के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी बन गए थे। खासकर वीनस कंपनी के बैनर तले बनी फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया और बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया, जैसे फिल्म मार्केट, दुकान और भोजपुरी फिल्म माई के बेटवा में। कहा जाता है कि अल्ताफ राजा ने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की शर्तें मानने से इनकार कर दिया, जिसके चलते वह धीरे धीरे बॉलीवुड से दूर होते चले गए। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए, लेकिन वे उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाए। उनकी कई एल्बम भी आईं, मगर तुम तो ठहरे परदेसी और शपथ, चांडाल जैसी फिल्मों के गानों जैसी सफलता दोबारा नहीं मिल सकी। हालांकि उन सब एल्बम और फिल्मों के गाने बुरे नहीं थे, लेकिन उनमें वह जादू नहीं था जो तुम तो ठहरे परदेसी में था, यानी वह दूसरे एल्बमों में उतना सफल नहीं हो पाए। इसके बाद अल्ताफ राजा ने फिर से स्टेज शो की ओर ध्यान दिया और अपना पूरा फोकस स्टेज परफॉर्मेंस पर ही कर दिया। अगर अल्ताफ राजा के पारिवारिक जीवन की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 2 भाई और 2 बहनें हैं। तो वहीं अल्ताफ राजा शादीशुदा हैं या फिर कुंवारे, इसकी जानकारी कहीं भी हमें उपलब्ध नहीं मिली। तो वहीं अल्ताफ राजा ने भी कभी इस विषय पर खुलकर बात नहीं की और न ही उनकी शादी या उनकी पत्नी की कोई तस्वीर सामने आई है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि वे कुंवारे हैं या शादीशुदा। अगर आप में से किसी को इस बारे में जानकारी हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही बॉलीवुड सितारों की अनसुनी बातें लेकर हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत।